किसी के लिए दुआ हो, बद्दुआ हो, कामना हो, प्रार्थना हो, इस तरह के ऑप्टेटिव सेंटेंस हम दैनिक जीवन में रोज कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यदि इसका सही ज्ञान न हो तो हम नरेशन में भी अटकते हैं। और इस तरीके से आपने कभी सोचा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आखिर क्या होते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसे हम कैसे आसानी से बोल सकते हैं और स्पोकन में भी काफी हद तक ये मदद कैसे करता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का सही ऑपरेशन क्या है। हेलो फ्रेंड्स, एसके डीप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेंथ से पहले का बेसिक, मतलब कि टेंथ पढ़ने से पहले हमने एक सीरीज चला रखा है। उस सीरीज में मैं कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब उस चीज को फिर से कंटिन्यू किया गया है। तो यहाँ पे इसमें हम सेंटेंस का डिटेल पढ़ रहे थे और सेंटेंस के डिटेल में आज हम चौथा सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे कह रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस कामना सूचक वाक्य इन डिटेल। इसको डिटेल में देखेंगे और बनाना सीखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है डिफिनेशंस, कह रहा है कि सेंटेंस, ध्यान दीजिए, अ सेंटेंस दैट, है ना, एक ऐसा वाक्य जो एक्सप्रेस करता है, क्या करता है, किस चीज को एक्सप्रेस करता है, मतलब दिखाता है, बताता है। प्रेयर को मतलब प्रार्थना को, विश मतलब इच्छा को, यहाँ पे देखिए कीन मतलब कि तीव्र इच्छा को, कर्स यानी साप यानी दुआ, सॉरी बदुआ को, और कह रहा है ब्लेस आशीर्वाद यानी दुआ को, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। मेरे शब्दों में समझिए, कह रहा है एक कोई भी ऐसा वाक्य जिससे किस तरह का सेंस निकले, जिससे कहीं ना कहीं प्रार्थना किया गया हो, इच्छा जाहिर की गई हो, तीव्र इच्छा जाहिर की गई हो, या फिर किसी को बदुआ दिया गया हो, या किसी के लिए प्रार्थना किया गया हो, तो इस तरह के सभी वाक्य को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं, इसे आप समझ लें ताकि ऑप्टेटिव सेंटेंस को बनाने और बोलने में आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत, यहाँ पे सामान्यतः एक लाइन लिखी है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत 90% में से तथा 10% केसेस में विश अथवा हैप्पी से भी हो सकती है। आप अगला कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में कौन सा मार्क लगाता है, पंक्चुएशन मार्क। तो कह रहा है कि एक्सक्लेमेशन मार्क, ध्यान रखिएगा इस साइन को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का कर्ता यदि भगवान हो तो उसकी अंग्रेजी गॉड लिखी जाएगी और वरना उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। यह चीज हम सेंटेंस के जरिए समझ पाएंगे, एग्जाम्पल के जरिए समझ पाएंगे कि हम क्या समझाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि, इस बात को और क्लियर कर लीजिए, कह रहे कि यदि किसी वाक्य की शुरुआत भगवान करे, अल्लाह करे, खुदा करे, राम करे, कुछ भी हो, है ना, इस तरह के शब्दों से शुरू हुआ है, कह रहा है इत्यादि शब्दों से हुआ हो तो समझ लें कि वहां सब्जेक्ट भगवान नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं, सेंटेंस लिखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान करे वह मर जाए, तो यहाँ पर भगवान की अंग्रेजी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। भगवान आपको बचाए, दो सेंटेंस है, भगवान आपको बचाए या भगवान करे वह मर जाए। एक में गॉड शब्द सब्जेक्ट है, एक में गॉड शब्द सब्जेक्ट नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि कैसे जाने आप। तो जब वाक्य की शुरुआत भगवान करे, वल्लाह करे, खुदा करे, राम करे, इस तरह के शब्दों से हो तो समझिए वहां भगवान सब्जेक्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके सेंटेंस देखेंगे ताकि हम आसानी से समझ पाए। इसकी स्टार्टिंग मैंने क्या बोला कि 90% केस में मे से होगा। अब ये विश और हैप्पी से कहाँ होगा ये हम आगे देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब मे से होगा तो देखिए सबसे पहले मे आया है, और कमाल की बात है कि याद रखिएगा ओरली कि यहाँ पर मे का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, यह मीनिंगलेस होता है, और वाक्य की शुरुआत मे से है, और मे एज ए हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वाक्य की शुरुआत हिंदी में क्या बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो ऐसा नहीं बोलेंगे। मे न तो क्या हिंदी देगा, ये प्रश्न भी नहीं पूछेगा, और साथ ही साथ इसका कोई मीनिंग होगा ही नहीं, मीनिंगलेस होगा, बस इतना समझिए। स्टार्टिंग मे से होगी, तो कह रहा है कि मे अब प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस V1 होगा, अर्थात ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में माना जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस को। तो V1 लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए हमारे द्वारा यदि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो अक्सर पूरा टेंस में लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हालांकि ये ऑब्जेक्ट हर जगह हर वाक्य में मौजूद है, जरूरी नहीं है, इसलिए से ये स्ट्रक्चर गलत होता है। आप ज्यादा सेफ जोन में क्या लिखिए हैं, अदर वर्ड। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा गया है कि सामान्यतः इसमें ऑब्जेक्ट ज्यादातर होते ही होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखें
कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कोई वाक्य आपको बोलने हैं तो उसका मुख्य रूप से स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले मैं बोलना है, फिर सब्जेक्ट बोलना है, फिर V1 बोलना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। और आगे कह रहा है कि यदि निगेटिव हो तो आप कहेंगे सर इसमें क्या है, निगेटिव में है तो नॉट लगा लेंगे। लेकिन देखो बच्चे गलत क्या करते हैं, उनको लगता है कि सर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम इसके साथ भी नॉट लगा सकते हैं, कर्ता के बाद भी लगा सकते हैं, तो इस तरह के कंफ्यूजन होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में से है, लेकिन हमने क्या बताया कि न प्रश्न पूछेगा और न अपना कोई मीनिंग देगा, तो इसलिए सामान्यतः निगेटिव का भी लिख दिया गया है। आप कह रहे हैं कि मे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेबर, आप प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इस तरीके से इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। अब इस दो स्ट्रक्चर के जरिए कुछ एग्जांपल देखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ताकि इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना आपको आ जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल को पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिखा गया है, ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना हो और आसानी से समझ में आए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले वो एग्जाम्पल लिखा गया है जहां पर भगवान को सब्जेक्ट बनाया गया है ना। और दूसरे पार्ट में ऐसे एग्जाम्पल लिखे गए हैं जहाँ पे भगवान शब्द आया तो है लेकिन वो सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। तो इस अंतर को आप समझ पाए, इसके लिए इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में किया गया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ईश्वर आपको बचाए। आप बताइए मुझे कि सब्जेक्ट की परिभाषा की क्या होती है। तो आपने बचपन से पढ़ा है किसी भी वाक्य में दिए गए एक्शन को जो करता है, दिया गया जो एक्शन होता है उसको जो करता है ना, और उसे हम लोग क्या करते हैं, कर्ता कहते हैं। तो आप बताइए इसमें एक्शन है बचाना, अब इस बचाने के एक्शन को कौन कर रहा है, तो आंसर मिलेगा भगवान ही तो आपको बचाएगा ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसलिए इसको यहाँ पे देखिए यहाँ पे गॉड लिखा गया है। लेकिन स्ट्रक्चर याद रखिएगा, हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की एकमात्र और सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में से शुरू होता है। में यहाँ पर अपना कोई मीनिंग नहीं देता है, मतलब ये मीनिंगलेस होता है। न तो ये हेल्पिंग और समझ के क्या से इसको स्टार्ट नहीं करना है, और न ही इसका हिंदी कुछ रखना है, इसका हिंदी कुछ होता ही नहीं है। यदि कोई वाक्य में से स्टार्ट हो और वाक्य के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, तो ये सबसे बड़ी पहचान है ऑब्जेक्टिव को पहचानने का, इसको याद रखिएगा। तो इसलिए हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सबसे पहले में आएगा, है ना। सबसे पहले क्या आएगा जी, में आएगा। यहाँ पे देखिए में आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, है ना। और उसके बाद क्या आएगा, V1, चूंकि ये प्रेजेंट में होता है। और आगे इसमें सामान्यतः ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं, वरना अदर वर्ड लिखना ज्यादा सेफ होता है। और प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, इसी फॉर्मूले से आपको बनाना है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो कह रहा है कि ईश्वर आपको बचाए, तो इसमें ईश्वर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में गॉड लिखा जाएगा, है ना। तो देखिए तो कह रहा है गॉड, तो यहाँ पे लिख दिया सबसे, चूंकि वाक्य किससे स्टार्ट होगा, में से, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमने सबसे पहले में लगाया, उसके बाद इस वाक्य सब्जेक्ट गॉड है भाई, तो हमने गॉड लिखा है। उसके बाद पीछे जाइए, पीछे से आगे की तरफ चलिए, तो सेंटेंस का एक नॉर्मल फीचर होता है, तो मे गॉड सेव यू, है ना। सेव मैंने बचाना, किसको, आपको। तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसलिए यहाँ पे यू हो गया। आगे कह रहा है देखिए कि भगवान आपकी मदद करे, तो यहाँ पे भी भगवान क्या है, सब्जेक्ट है। चूंकि में से स्टार्ट करना है, मदद कौन करेगा, भगवान ही ना। तो यहाँ में से शुरू कर दिया मैंने, फिर गॉड लिखा, फिर पीछे गए तो हेल्प मिला, और इस तरीके से मतलब मदद करना तो हेल्प लिखा, और किसकी मदद, आपकी मदद, तो हमने यू लिखा। आगे देखिए कह रहा है कि खुदा आपको आशीर्वाद दे, तो यहाँ पे कह रहा है मे गॉड ब्लेस यू। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भगवान इस पापी को क्षमा करे, तो यहाँ पे हो जाएगा मे गॉड पॉर्डन दी सिनर। कैसे बना जी, सबसे पहले में लगाया, फिर भगवान का अंग्रेजी, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्षमा कौन करेगा, भगवान ही ना। तो इस तरीके से दिया गया एक्शन जो है भगवान ही कर रहा है इसमें, तो इसलिए भगवान का अंग्रेजी यहाँ पे गॉड लिखा गया। और उसके बाद से पीछे गए सबसे, तो यहाँ क्षमा करने को पार्डन कहते हैं। उसके आगे गए तो इस पापी, तो लिख दिया हमने दिस सिनर। तो आई होप ये कैसे बन रहा है सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि कुछ बच्चे लगते हैं रिसर्च करने कि सर ईश्वर आया है तो भी आपने गॉड लगाया है, भगवान आया तो भी लगाया, खुदा आया तो भी लगाया। तो इस पे रिसर्च नहीं करना है बाबू, ये इंग्लिश है, हिंदी से इंग्लिश तो करना ही नहीं है। यहाँ पे सबकी अंग्रेजी फिलहाल आप इतना जानिए, गॉड ही लिख सकते हैं, ये कमजोर बच्चों के लिए मैंने बताया। पार्ट टू कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें भी भगवान वर्ड जरूर आया है, लेकिन यहाँ पे गॉड शब्द लिखा नहीं जाएगा। अंतर क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है भगवान करे तुम पास हो जाओ। हमने क्या बोला कि जब किसी वाक्य की शुरुआत भगवान करे, अल्लाह करे, खुदा करे, राम करे, ऐसे शब्दों से हुआ हो, तो समझ लीजिएगा वहां भगवान सब्जेक्ट है नहीं, है ना। ये तो कोई, ये समझिए कि आपके लिए कोई प्रार्थना भी कर सकता है, कोई इच्छा जाहिर कर सकता है, कोई दुआ बददुआ भी कर सकता है। जैसे भगवान करे आप मर जाएं, ये क्या है, बददुआ है।
भगवान करे आप एग्जाम में पास हो जाए, मेरी इच्छा है, समझ रहे हैं, या मेरी प्रार्थना है, इस तरह से। तो ये चीज समझना है आपको। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है भगवान करे तुम पास हो जाओ, इस वाक्य में दिया गया एक्शन है पास होना। अब पास कौन होगा, भगवान होंगे कि तुम होगे, आप खुद सोचो। तो यहाँ पे सॉरी मतलब आप खुद सोचिए, यहाँ पे क्या है बाबू, आप पास होंगे, तो आप पास होंगे तो इसलिए आप क्या है, सब्जेक्ट है, भगवान तो पास होगा नहीं। तो यहाँ पर ये जो भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे आ रहा है ना, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, है ना, इसकी अंग्रेजी हम कुछ लिखेंगे ही नहीं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। वाक्य की शुरुआत किससे करते हैं, मे से, तो हमने मे से किया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो मे लगाया। उसके बाद से यू, यहाँ पे तुमको अंग्रेजी यू लगाएं, और पास होने को हम लोग क्या कहते हैं, पास। यदि यहीं पे सेंटेंस ऐसा हो जाए कि भगवान करे आप परीक्षा में पास हो जाए, तो मे यू पास इन द एग्जामिनेशन, है ना, इस तरीके से। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ईश्वर करे वह जल्दी मर जाए, तो यहाँ पे मरेगा कौन, वह, ईश्वर नहीं मरेगा, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। बाकी मे से शुरुआत किया मैंने, तो मे ही मने वह, और डाई मने मरना, और सून मने जल्दी, तो ये हो गया मे ही डाई सोन, मे ही डाई सोन। आगे देखिए, करे अल्लाह करे तुम नर्क में जाओ, तो यहाँ पे मे से शुरुआत किया, फिर यू का अंग्रेजी यहाँ पे देखिए लिखा हमने। आगे कह रहा है कि जाना को गो, कहाँ जाओ जी, नर्क में, तो यहाँ पे कह रहा है टू हेल, हेल का मतलब होता है नर्क। तो आई होप ये समझ पाए होंगे आप। जैसे मैंने कहा भगवान करे तुम फेल हो जाओ, तो क्या बोलेंगे, बोलिए मे यू फेल। अब मैंने कहा भगवान करे तुम एग्जाम में फेल हो जाओ, तो मे यू फेल इन द एग्जामिनेशन, समझ रहे हैं, इस तरीके से। तो ये तो नॉर्मल फीचर था जो आप समझ पाए होंगे। अब देखिए इस ऑप्टेटिव को कुछ अलग अलग वे में और भी बोला जा सकता है, तो उसको हम स्पेशल स्ट्रक्चर नाम दे करके पढ़ लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए स्पेशल स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है कि मे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अर्थात जब हमारा ऑब्जेक्ट कोई नाउन या एडजेक्टिव होता है तो इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। आप सोच के देखिए कि आप ऐसे भी तो बोलते हैं कि भगवान करे वो धनी हो जाए, भगवान करे वो गरीब हो जाए, भगवान करे वो डॉक्टर हो जाए, भगवान करे वो इंजीनियर हो जाए, इस तरह का। तो इसमें कोई एक्शन नहीं है ना, इसमें कोई कुछ हो जाए, इस तरीके से कोई कुछ बन जाए, कोई कुछ करे नहीं, कोई कुछ हो जाए। तो इस तरह के जब वाक्य हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के, तो वहां पर इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो कहां पे कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे ये बात भी आपको आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ वो अलग बात है कि इसकी सबसे बड़ी पहचान जब मे से स्टार्टिंग और एक्सटेंशन बाय क्लास में दिखना चाहिए, तो वो यहाँ भी दिखेगा, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं दिखेगा। अब देखिए जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल पहले ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे कहिए भगवान करे वह डॉक्टर हो जाए, या भगवान करे वह डॉक्टर बन जाए, बात एक ही है। भगवान करे, तो यहाँ पे भगवान करे शब्द आया, चूंकि डॉक्टर कौन बनेगा, आप वह बनेगा, मतलब वह हो, थर्ड पर्सन कोई बंदा है, ये नहीं, भगवान नहीं बनेंगे तो इसलिए सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर भी ये भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे, खुदा करे, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वह डॉक्टर हो जाए, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने किया, तो मे ही, इसी स्ट्रक्चर को देख के बनाइए ना, इतना कमजोर थोड़ी है आप। तो मे ही बी अ डॉक्टर, मे ही बी अ डॉक्टर। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि तुम भगवान करे तुम एक नेता हो जाओ, तब मे ही बी अ लीडर, मे ही बी, ही नहीं यू है, चूंकि आप तुम है, तो ये हो जाएगा मे यू बी अ लीडर। अब यहाँ पे कह रहा है अल्लाह करे वो अंधा हो जाए, तो यहाँ पे कह रहा है कि मे ही बी ब्लाइंड। यहाँ पे देखिए खुदा करे वो धनी हो जाए, तो मे यू बी रिच। अब इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंस आप दैनिक जीवन में बोल सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि स्पोकन में जो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का रोल होता है, तो कितना अच्छा रोल है इसका, कि आप इस तरह के सेंटेंस खूब बोलते हैं। भगवान करे ऐसा हो जाए, भगवान करे वैसा हो जाए, भगवान करे वो धनी हो जाए, गरीब हो जाए, पास हो जाए, फेल हो जाए, खूब ऐसा बोलते हैं। तो आप देख लें जहां पर नाउन एडजेक्टिव बोलना है वहां पर इस स्ट्रक्चर का यूज करें। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ऐसे ही स्पेशल स्ट्रक्चर के रूप में एक दो स्ट्रक्चर और देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि सर ये जो विश है और हैप्पी है, आखिर इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में कब और कैसे करते हैं, इसको करने के पीछे क्या कंडीशन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा स्ट्रक्चर है कि मे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पे देखिए लिखा है कि पैसिव का सेंस आने पर, क्या आप सभी ही कभी वॉइस पढ़े हैं, और यदि पढ़े हैं तो उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। सीधा छोड़िए मैं आपको बता देता हूं कि ये स्ट्रक्चर का प्रयोग आप कब करिएगा। देखिए जब किसी भी वाक्य में दिया गया एक्शन जो है कर्ता न करे, वह एक्शन कर्ता पे ही होने लगे, तो समझ जाइएगा कि इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाएगा। ज्यादा घालमेल करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। ये वॉइस पढ़ाएंगे वहां पे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस क्या होता है वो हम बताएंगे।
लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि जब कोई भी वाक्य ऐसा मिले आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के, है ना, जो क्या हो जिसमें जो दिया गया एक्शन है वो कर्ता न करे, वो एक्शन कर्ता पे ही होके, तो समझ जाइएगा ये स्ट्रक्चर लगेगा। अब आइए यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, कह रहा है भगवान करे वो पीटा जाए। अब ये बताइए ये जो वो है, सबसे पहली बात क्या भगवान सब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पे देखिए भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे, खुदा करे, कहीं पर भी इस तरह का है तो ये सब्जेक्ट नहीं है, इसका सिंपल सा पहचान है ना, कि यदि किसी वाक्य की शुरुआत, कुछ नहीं समझ में आ रहा था बस इतना समझिए, यदि किसी वाक्य की शुरुआत भगवान करे, खुदा करे, अल्लाह करे, राम करे, कुछ भी ऐसा शब्दों से हो रहा है तो वहां पे भगवान सब्जेक्ट होता नहीं है ना। ये दुआ बदुआ, इच्छा या फिर प्रार्थना जाहिर करने के लिए लोग इस तरह के शब्दों का यूज करते हैं, इसलिए इसका अंग्रेजी लिखा नहीं जाता है ना। और यहाँ पे देखिए तो एक्चुअली में सब्जेक्ट क्या है आपका हुआ। अब ये देखना है कि इस वाक्य में दिया गया एक्शन ये कर्ता कर रहा है या कर्ता पे ही हो रहा है। तो यहाँ बात पीटने की हो रही है। अब बताइए वह जो कोई थर्ड पर्सन है वह किसी को पीट रहा है या उसे ही पीटा जा रहा है, तो उसे ही पीटा जा रहा है। भगवान करे वह पीटा जाए, तो कोई कह रहा है भगवान करे वो पीटा जाए, इसका सेंस है कि भगवान करे वो पीटा जाए किसी के द्वारा, समझ रहे हैं ना। तो यह एक्शन इस पर ही होगा, पहले पहचान लीजिए। कह रहा है ईश्वर करे मुझे वहां बुलाया जाए। अब देखिए आप बुलाने का काम हो रहा है, क्या आप बुला रहे हैं किसी को? नहीं, आपको किसी के द्वारा बुलावाया जा रहा है वहां पे, तो मतलब ये क्या हुआ, ये एक्शन आप पे ही हो रहा है। यहाँ पे कह रहा हत्यारा गिरफ्तार हो जाए, तो यहाँ पे हत्यारा गिरफ्तार करने का काम हत्यारा कर रहा है? नहीं, हत्यारा को गिरफ्तार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। यहाँ देखिए भगवान करे तो यहाँ तुम गलती से कट गया, तो कह रहे भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, तो यहाँ पे बर्बाद कौन होंगे? आप होंगे, काम आप पर ही हो रहा है, तो इसलिए पैसिव वॉइस जो बच्चे वॉइस पढ़े होंगे वो इसको खूब बेहतर समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का यूज होगा। अब इसी स्ट्रक्चर से इसको बना लीजिए, चूंकि मे से शुरुआत करेंगे यह तो 100% है, तो यहाँ पे मे यहाँ भी आया। अब प्लस सब्जेक्ट जो भी जिसका सब्जेक्ट है, कहीं ही कहीं आई, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो यहाँ पे ही और आगे बी लगाना है। यहाँ पे देखिए बी और उसके बाद से यहाँ पे क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखना है? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हो गया मे ही बी बीटेन। अब यहाँ पे देखिए मे आई बी और बाकी कॉल्ड, बुलाने को यहाँ पे क्या लिखा गया है? कॉल्ड, इनवाइटेड लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कॉल्ड और देयर मतलब वहां। और एक और एक हत्यारा गिरफ्तार हो जाए तो मे द किलर, किलर मीन्स क्या? हत्यारा। यहाँ पे किलर, अब बी चूंकि यहाँ पे है तो बी और आगे क्या हुआ? अरेस्टेड। आगे कह रहा है भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, तो मे यू बी रूइंड। तो इस तरीके से आप सेंटेंस पैसिव में जब आप बोलना चाहते हैं तो आप इसे बोल सकते हैं, भगवान करे वो पीटा जाए, भगवान करे उसे बुलाया जाए, भगवान करे वो बर्बाद हो जाए, है ना, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि यदि किसी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का सेंस हो खूब जियो, लंबी उम्र हो, लंबे समय तक रहे। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, यह भी एक स्पेशल इंफॉर्मेशन ही है। कह रहा है कि यदि किसी वाक्य का सेंस हो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का, जहाँ पे इस तरह का सेंस हो कि खूब जियो, लंबी उम्र हो, लंबी समय तक रहे, इस तरह का सेंस हो वाक्य से, तो कह रहा है कि उस वाक्य के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाएगा। एक स्ट्रक्चर है लॉन्ग लिव प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे लिखा है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब फ्रेशर बच्चे सोचेंगे ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ज्यादातर ये ऐसे ही होता है, ठीक है ना। इसमें बाकी कोई वर्ब सब्जेक्ट ये ऑलरेडी लिव एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, बस इतना जान लीजिए मोटा मोटी, है ना। और सब्जेक्ट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए किस तरह के वाक्य ऐसे आते हैं और दैनिक जीवन में आप ऐसे वाक्य को प्रयोग खूब करते हैं। जैसे देखिए कह रहे हैं हमारी प्रधानमंत्री की लंबी उम्र हो, ऐसा कोई बोल रहा है, हमारे माता पिता का लंबी उम्र हो, हमारी दोस्ती लंबी समय तक रहे, इस तरीके से कह रहे कि हमारे प्रधानमंत्री की लंबी उम्र हो, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? लॉन्ग लिव। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग लिव लगा दिया। अब हमारे प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे लिख देंगे आवर पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, है ना। अब लंबी उम्र हो, तो भाई इसी के सेंस के लिए नहीं सब स्ट्रक्चर का यूज हो रहा है जी। यदि किसी भी वाक्य का सेंस हो कि खूब जियो, लंबी उम्र हो, लंबी समय तक रहे, तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा। तो इसका अंग्रेजी मत पूछने लगना है, कमजोर बच्चे कहते हैं सर उम्र का क्या होगा, सर इसका एज नहीं लगा है, सर इसका नहीं लगा है, सर हो का क्या होगा। नहीं बाबू, इसका नहीं लगेगा, मिला जुला के सबका लग गया है, इसी में सेंस है, ठीक है। इस तरीके से लॉन्ग लिव सबसे पहले लिखिए और सीधा सब्जेक्ट लिखो, सीधे को सिंपल से फार्मूला समझो, कमजोर छात्र समझें कि लॉन्ग लिव लिखें और उसके बाद से आपका सब्जेक्ट जो आया होगा उसको लिखें, बस हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ होता भी नहीं है। आगे देखिए कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती लंबी समय तक रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉन्ग लिव और फ्रेंडशिप। आगे कह रहा है कि हमारे मित्र, अब हमारे देखा हमारे मित्र, हमारी मित्र यहाँ पे कह रहा है ना, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया ना। और बाकी खूब जिए, लंबी उम्र हो, लंबी समय तक रहे, कुछ भी कह रहा है तो उसके लिए यही स्ट्रक्चर है, तो अलग से कुछ अंग्रेजी नहीं है उसकी, उसी के लिए तो लॉन्ग लिव है। तो ये लॉन्ग लिव हो गया, जिसकी हिंदी क्या हो गई? खूब जिए। अब कौन जिए? हमारे मित्र।
यदि मित्र का सेंस एक से ज्यादा आया तो यहाँ पे एस लगा लीजिएगा। तो आवर फ्रेंड्स, तो इस तरीके से। तो ऐसे भी सेंटेंस आप अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं जहां आप ये कह रहे होते हैं कि हमारा मित्र ये हो, हमारे पिताजी लंबे समय तक रहे और लंबे समय तक रहे, हमारी दोस्ती ये रहे वो रहे, इस तरह का वाक्य खूब बोलते हैं आप, तो वहां पे लॉन्ग लिव लगाएं और बाकी आप अपना सब्जेक्ट बोले। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और ऑब्जेक्टिव भी खत्म नहीं हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ और से देखिए। डिटेल का मतलब होता है कि यदि आप एसकेडीपी स्टडी जोन के द्वारा कोई चीज डिटेल पढ़ते हैं तो ये आप समझ लीजिएगा कि शायद वही वो चीज कभी जीवन में दोबारा पढ़ना पड़े। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और इसकी कुछ और भी बातें हैं जहां पर हम आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर अभी तक आप विश और हैप्पी के बारे में चर्चा नहीं किए। तो हाँ बाबू, मैं विश और हैप्पी भूला नहीं हूं, मैं उसकी चर्चा अभी करने वाला हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये इस स्लाइड में एक इम्पोर्टेंट नोट और जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि विश और हैप्पी, इसके बारे में हम बताते हैं जो शायद कोई नहीं बताता। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एक नोट में कि मॉडर्न इंग्लिश में है कि नहीं, यहाँ पे मॉडर्न गलत हो गया है, थोड़ा सा इसमें एन छूट गया है, लगा लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश में कुछ वाक्य ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसका सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या हो, गॉड होता है और उस वाक्य की शुरुआत में से नहीं होती है। जैसे हमने एक बात बताया कि मे की एक सबसे बड़ी पहचान क्या होती है बाबू, कि वह मे से स्टार्ट होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम ये देख रहे हैं, ये देखते होंगे कि कुछ शब्द जिसका कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसका सब्जेक्ट गॉड है और वहां पर स्टार्टिंग में से न होके डायरेक्ट गॉड का यूज कर दिया गया है। जैसे आप इस तरह के सेंटेंस सुने होंगे, गॉड ब्लेस यू, गॉड सेव यू, गॉड हेल्प यू, ऐसे। तो इसमें तो मैं नहीं बोलते हैं लोग, तो क्या सेंटेंस गलत है? नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप हर जगह से मे को हटा सकते हैं। हमने क्या लिखवाया है, केवल गॉड जिसका सब्जेक्ट गॉड है उसके साथ अभी मॉडर्न में देखा जा रहा है कि मे को नहीं भी बोला जा रहा है और सेंटेंस सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि कोई सेंटेंस बोलता है कि मे ही डाई, यानी भगवान करे वो मर जाए, मे ही डाई सुन, भगवान करे वो जल्दी मर जाए, तो यहां पर आप मे को हटा दें, आप सोच रहे हैं कि हटा दें तो सही होगा, तो ऐसा नहीं है ना। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे भगवान आपको बचाए, सॉरी आशीर्वाद देते हैं, यहाँ पे कह रहा है गॉड ब्लेस यू, जो कि होना चाहिए था मे गॉड ब्लेस यू, है ना। लेकिन मे आप नहीं भी लगाए फिर भी सेंटेंस क्या है जी, फिर भी ग्रामेटिकली सही है, ऐसा मॉडर्न में देखा जा रहा है। तो ये केवल गॉड के साथ हो रहा है, आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ विश एंड हैप्पी। विश एंड हैप्पी का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको सेंटेंस बोल के दिखा दिया जाता है और आप कभी समझ नहीं पाते हैं कि विश एंड हैप्पी आता कब है और इसका सही कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर मैं इसका सही कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया हूं, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि विश आखिर कब आता है, तो कह रहा है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें इच्छा तथा कामना का भाव व्यक्त करने के लिए विश का प्रयोग किया जाता है ना। इससे पहले भी इच्छा और कामना का भाव दिखाने के लिए वो सब में से ही हो जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहां विश भी लग सकता है, लेकिन विश इतना रेयर क्यों होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि विश का प्रयोग इच्छा या कामना के लिए कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप देख रहे थे इच्छा या कामना को व्यक्त करने वाले वाक्य को हम में से भी बना रहे थे और में से ही बनाते हैं ज्यादातर, विश कम देखने को मिलता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, लेकिन ध्यान रहे वहां विश बोलने का तात्पर्य आई विश मतलब काश नहीं बोलते हैं, काश, काश में एक राजा होता है, इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं ना। तो आई विश बोलने का तात्पर्य वहां आई विश मतलब काश से होता है। और दूसरी सबसे जरूरी बात याद रखिएगा कि सामान्यतः विश के तुरंत बाद कोई वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, उसमें सीधे एक फ्रेज मिलता है। अब ये फ्रेज क्या होता है, तो मैं नए बच्चों के लिए बता देता हूं या फ्रेशर बच्चों के लिए जो नहीं जानते हैं। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है और इसका मीनिंग अधूरा होता है। यदि आप इस पे डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल एसकेडीपी स्टडी जो उनके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो इस तरीके से आप विश कहाँ पे यूज किया जाएगा इसको आप समझे, तो इसके एग्जांपल अभी नेक्स्ट स्लाइड पर आपको देखने को मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि विश कब और कैसे यूज किया जाता है। और थोड़ा हैप्पी देख लेते हैं। कंफ्यूज यदि हुए होंगे तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इतनी सी बात भी लोग नहीं बताते हैं। हमने तो इतना बताया आपको कि विश कब आएगा, तो बाबू इच्छा या फिर कामना को व्यक्त करने के लिए विश का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज्यादातर यह भाव भी में ही दिखा देता है। लेकिन विश आता रेयर इसलिए है, मतलब कम केसेज में इसलिए आ रहा है क्योंकि विश अपने बाद कोई वर्ब नहीं लेता है,
कोई सब्जेक्ट नहीं लेता है, वो डायरेक्ट एक फ्रेज के रूप में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि फ्रेज लेता है, मतलब विश अपने बाद फ्रेज लेता है, ज्यादातर ऐसा होता है, इसीलिए विश रेयर हो जाता है। समझ रहे हैं? अब इसके एग्जांपल के जरिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। अब देखिए हैप्पी का यूज कब किया जाएगा, कह रहा है कि इसका प्रयोग किसी विशेष अवसर पर किसी को जब शुभकामना या अभिवादन देना होता है तो वहां पर कह रहा है कि देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान रखिएगा, कह रहे कि लेकिन ध्यान रहे कि हैप्पी के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है, अवश्य होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हैप्पी एक एडजेक्टिव है। अब एक ग्रामेटिकल टर्म है, शायद आप नहीं समझे होंगे। देखिए जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में तो वहां बताएंगे कि है सॉरी एडजेक्टिव का एक जिद होता है। वो जिद क्या है बाबू? जिद यह है कि जहां कहीं भी एडजेक्टिव होगा वहां इसके साथ एक नाउन जरूर होगा, क्योंकि ये आता ही है नाउन के लिए। समझ रहे हैं? तो वही कह रहा है कि हैप्पी के साथ एक नाउन का प्रयोग जरूर किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हैप्पी एक एडजेक्टिव होता है। तो ये बात। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी स्लाइड पे, और यहाँ पर विश और हैप्पी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये डाउट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंड आखिरी स्लाइड पे। तो चलिए आखिरी स्लाइड में हम विश और हैप्पी के एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि विश यू अ ब्राइट फ्यूचर, इसके हिंदी होता है आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। यहाँ पे कह रहा है कि विश यू अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, मतलब आपका जीवन बहुत रोचक हो। यहाँ पे कह रहा है कि विश यू अ हैप्पी जर्नी, मतलब कह रहा है आपकी यात्रा सुखद हो या आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ पे कह रहा है कि विश यू अ हैप्पी बर्थडे, मतलब आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे या सोचेंगे कि सर इसको तो आप सेंटेंस लिख करके और एक एक करके बनाना नहीं बताए। तो मैंने आपको बताया बाबू कि विश अपने आप मतलब इस अपने बाद, विश अपने बाद तुरंत क्या लेता है बाबू? फ्रेज लेता है। तो अब फ्रेज का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता हो, और जिसमें सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं होगा। और एक शर्त और क्या बताया कि विश के तुरंत बाद कोई वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, फ्रेज आएगा। देखिए यहाँ पर विश के तुरंत बाद बताइए कहीं पर भी, देखिए चार सेंटेंस में विश के कहीं बाद कहीं पर भी देखिए वर्ब आया है? नहीं आया है। सब में क्या है जी? यू। और ये यू क्यों सब में यू ही आया है, ऐसा भी सोच सकते हैं आप। तो ये सेंस है, आप सामने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं, या प्रार्थना नहीं इच्छा जाहिर करना कहेंगे, सामने वाले के लिए कामना करते हैं, सामने वाले की इच्छा जाहिर करते हैं, तो इसलिए सामने वाला हमेशा क्या होता है? यू। तो ये यू आया है ना? और ये एक कैसे आया है, किस हिसाब से आया है, ये सेंस है। और कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि इसका डिटेल आप जानना चाहते हैं तो ग्रामर के आगे आने वाले वीडियो में ये सारी बातें आपको बता देंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि यू अ ब्राइट फ्यूचर या फिर अ ब्राइट फ्यूचर अपने आप में एक फ्रेज है। क्या ये? फ्रेज है। यहाँ पे कह रहा है वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, इसका मतलब होता है एक बहुत सुखद जीवन। ये अपने आप में एक फ्रेज है, अधूरा मीनिंग है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। उसी तरह से कह रहा है कि अ हैप्पी जर्नी, यह एक फ्रेज है। यहाँ पे कह रहा है कि अ हैप्पी बर्थडे, यह एक फ्रेज है। समझ रहे हैं? या हैप्पी बर्थडे एक फ्रेज है इस तरीके से। और ये यू सेंस के अकॉर्डिंग आपको सामने वाले को बोल रहे हैं तो सामने वाला वैसा यू होता है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये एक एक करके जो बनाने की बात है वो इस तरीके से इसलिए नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली इसके बाद एक फ्रेज आता है, तो फ्रेज का इस्तेमाल कर लीजिए। आप कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। खुद से भी कोई एक फ्रेज सोचिए, जैसे कि यहाँ पे था अ ब्राइट फ्यूचर, मतलब कि क्या? उज्जवल भविष्य, बहुत उज्जवल भविष्य। अब चूंकि आपका सेंस है, चूंकि आपका सेंस है तो यू लगाएंगे। अब आर्टिकल ए के पीछे क्या ग्रामेटिकल टर्म है ये आपको आगे बताएंगे। तो इस तरीके से आप स्वयं में भी सेंटेंस सोच करके और बना सकते हैं। यहाँ देखिए हैप्पी, हैप्पी के बारे में हमने क्या, हैप्पी का प्रयोग जो है शुभकामना या अभिवादन व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और हैप्पी अपने तुरंत बाद क्या लेता है जी? नाउन लेता है। इस तरीके से जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है हैप्पी बर्थडे, तो पहले तो आप ये देखिए कि हैप्पी के तुरंत बाद बर्थडे एक नाउन है, हैप्पी के तुरंत बाद जर्नी एक नाउन है, हैप्पी के तुरंत बाद रिपब्लिक डे एक नाउन है, और हैप्पी के तुरंत बाद होली, दिवाली, न्यू ईयर, ये सब क्या है? नाउन्स है। तो आप ऐसे इसको बोल सकते हैं। तो जैसे बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब आपको जन्मदिन की या आपका जन्मदिन मुबारक हो। यहाँ पे हैप्पी का सेंस खुश होने से नहीं निकलता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हैप्पी का सेंस जो होता है वह ज्यादातर जो है मुबारक हो, क्या निकलेगा? मुबारक हो, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब आपको जन्मदिन मुबारक हो। यहाँ पे कह रहे हैं हैप्पी जर्नी, मतलब आपकी यात्रा
मंगलमय हो सेंस है, या फिर आपका आपको यात्रा आपकी यात्रा मुबारक हो या आपकी यात्रा मंगलमय हो, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे कह रहा है हैप्पी रिपब्लिक डे, मतलब गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं या गणतंत्र दिवस मुबारक हो, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। हैप्पी हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, है ना। जल्दी जल्दी में कुछ चीजें मिस्टेक हो रहा है तो उसको आप सही कर लीजिएगा, है ना, चूंकि वीडियो लंबा हो गया और इसलिए मैंने लंबा बनाने की कोशिश किया ताकि आपको समझ में आए। बहुत जल्दी कर देते फिर भी आपको समझ में नहीं आता। तो इस तरीके से हैप्पी का यूज था, जहां पे आप हैप्पी का तो खूब बोलते हैं, जहां हैप्पी के तुरंत बाद एक नाउन बोल लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं, जहां बोलते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, हैप्पी कुछ भी, है कि नहीं। इस तरीके से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी रिपब्लिक डे है, तो इस तरीके से हम हैप्पी का यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए और आगे भी आप चाहते हैं कि ग्रामर के और भी टर्म को ऐसे ही डीप में लाया जाए, तो आप हमारे चैनल एसके डीप स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।